ब्रिटनी जीन स्पीयर्स एक अमेरिकी गायिका, गीतकार और डांसर हैं। अक्सर पॉप की राजकुमारी के रूप में संदर्भित उन्हें 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में किशोर पॉप के पुनरुद्धार को प्रभावित करने का श्रेय दिया जाता है। ब्रिटनी स्पीयर्स, पूर्ण ब्रिटनी जीन स्पीयर्स, जन्म 2 दिसंबर 1981, मैकॉम्ब, मिसिसिपी, यूएस, अमेरिकी गायिका जिन्होंने 1990 के दशक के अंत में किशोर पॉप घटना को जगाने में मदद की और बाद में अपने उथल-पुथल भरे निजी जीवन के लिए गहन सार्वजनिक जांच का सामना किया। प्रारंभिक जीवन लुइसियाना के केंटवुड में पली बढ़ी स्पीयर्स ने 2 साल की उम्र में गायन और नृत्य करना शुरू किया और जल्द ही टैलेंट शो में प्रतिस्पर्धा करने लगी। 8 साल की उम्र में उसने डिज्नी के एक टेलीविजन शो द मिकी माउस क्लब के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन कार्यक्रम के लिए उसे बहुत छोटा समझा गया। हालांकि प्रभावित निर्माताओं ने उसे न्यूयॉर्क शहर में एक एजेंट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसने पेशेवर प्रदर्शन कला स्कूल में भाग लेने के लिए अपना ग्रीष्मकाल वहां बिताना शुरू कर दिया। इस अवधि के दौरान उसने टेलीविजन विज्ञापन बनाना शुरू किया और 1991 में रूथलेस, एक ऑफ ब्रॉडवे नाटक में दिखाई दी। 2 साल बाद स्पीयर्स अंततः द मिकी माउस क्लब की कास्ट मेंबर बन गई, जो माउस्केटर्स के एक समूह में शामिल हो गई, जिसमें भविष्य के पॉप स्टार जस्टिन टिम्बरलेक, जिनके साथ वह बाद में रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई थी, और क्रिस्टीना एगुइलेरा शामिल थी। प्रिंसेस ऑफ पॉप, बेबी वन मोर टाइम, मैंने इसे फिर से किया और जोन में 1995 में शो के रद्द होने के बाद स्पीयर्स स्वदेश लौट आईं, लेकिन वे जल्द ही अपने करियर को फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक थी। 15 साल की उम्र में उसने एक डेमो टेप बनाया जिससे उसे जिव रिकॉर्ड्स के साथ एक विकास सौदा मिला। 1998 में उन्होंने अपना पहला सिंगल रिलीज किया। बेबी वन मोर टाइम गीत जल्द ही विवाद का विषय बन गया। इसके बोल हिट मीटर बेबी वन मोर टाइम के साथ साथ इसके लोलिता जैसे वीडियो के लिए, जिसमें स्पीयर्स एक उत्तेजक स्कूली छात्रा के रूप में दिखाई दी। हालांकि ध्यान ने केवल गीत की मदद की और जब एल्बम बेबी वन मोर टाइम 1999 में जारी किया गया तो ये जल्दी से चार्ट पर नंबर 1 पर चला गया और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। 2000 में उसने अपना दूसरा एल्बम आई डिड इट अगेन रिलीज किया। रिलीज के पहले सप्ताह में इसकी 1.3 मिलियन प्रतियां बिकी, जिसने एक कलाकार द्वारा पहले सप्ताह की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि स्पीयर्स ने अपने खुलासा पोशाक के लिए आलोचना की, अक्सर उसकी महिला प्रशंसकों द्वारा नकल की गई वह एक संपूर्णता व्यक्त करने में सक्षम थी जो अत्यधिक लाभदायक साबित हुई। 2001 में उसने पेप्सी की प्रवक्ता बनने के लिए एक $1 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए और अपना तीसरा एल्बम ब्रिटनी जारी किया, जिसकी घरेलू स्तर पर 4 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। इसके अनुवर्ती जोन 2003 में लगभग 3 मिलियन बिके। आंशिक रूप से हिट सिंगल टॉक्सिक के बल पर स्पीयर्स के बाद के स्टूडियो एल्बमों की बिक्री कम हुई, लेकिन पॉप संगीत की दुनिया में प्रमुख कार्यक्रम बने रहे। इलेक्ट्रॉनिक किनप्लूज ब्लैकआउट 2007 ने उन्हें आत्मचिंतनशील मनोदशा में पाया। सर्कस 2008 में उसके डेब्यू के बाद से उसका पहला बिलबोर्ड नंबर 1 सिंगल वुमेनाइजर प्रदर्शित हुआ और फिल्म फटाले 2011 उनकी अब तक की सबसे अप टेम्पो डांस ओरिएंटेड पेशकश थी। ब्रिटनी जीन 2013 को स्पीयर्स द्वारा अत्यधिक व्यक्तिगत होने के रूप में चित्रित किया गया था, लेकिन संश्लेषित प्रभावों के साथ उसकी आवाज को स्पष्ट करने के लिए इसकी आलोचना की गई थी। हालांकि उनके 9वें स्टूडियो एल्बम ग्लोरी 2016 को गायक के लिए फॉर्म में वापसी माना गया। अन्य गतिविधियां, अभिनय और निवास। स्पीयर्स ने अभिनय में भी हाथ आजमाया। 2002 में आने वाली फिल्म क्रॉसरोड्स में मुख्य भूमिका के साथ बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की। 2012 में वह टेलीविजन टैलेंट प्रतियोगिता द एक्स फैक्टर में जज के रूप में दिखाई दी। अगले वर्ष उसने लास वेगास में प्लैनेट हॉलीवुड में ब्रिटनी पीस ऑफ मीटर नामक एक रेजिडेंसी शो शुरू किया। वह निवास 2017 के अंत में समाप्त हो गया और वे अगली गर्मियों में विश्व भ्रमण पर निकली। 2019 में स्पीयर्स ने घोषणा की कि वे अनिश्चितकालीन कार्य अंतराल ले रही हैं। स्कैंडल और संरक्षक स्पीयर्स अक्सर खुद को अपने निजी जीवन की घटनाओं की तुलना में अपने संगीत के लिए कम सुर्खियों में पाती थी, विशेष रूप से डांसर केविन फेडरलाइन के साथ उनकी उथल-पुथल भरी शादी 2007।
इस समय के दौरान उसका अनिश्चित व्यवहार, एक समय पर उसने अपना सिर मुंडवा लिया था और कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 2008 में अदालत द्वारा आदेशित संरक्षकता के रूप में भी जाना जाता है के तहत रखा गया था। उसके पिता को एक संरक्षक के रूप में नामित किया गया था। बाद में इस कानूनी व्यवस्था के बारे में चिंता के कारण प्रशंसकों ने फ्री ब्रिटनी ऑनलाइन अभियान शुरू किया। कंजर्वेटरशिप टीवी डॉक्यूमेंट्री फ्रेमिंग ब्रिटनी स्पीयर्स और कंट्रोलिंग ब्रिटनी स्पीयर्स का भी विषय था, जो दोनों 2021 में प्रसारित हुए थे। वह प्रदर्शन और रिकॉर्डिंग कर रही थी। सितंबर 2021 में एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि वर्तमान स्थिति मान्य नहीं है और स्पीयर्स के पिता को संरक्षक के रूप में निलंबित कर दिया गया था। 2 महीने बाद संरक्षकता समाप्त कर दी गई थी। कई लोगों के लिए ब्रिटनी स्पीयर्स मशहूर हस्तियों के साथ जनता के आकर्षण में स्थानिक वृद्धि का प्रतीक बन गई थी, जिसे पपराजी और टैबलॉइड पत्रकारिता ने पूरा किया और गपशप और घोटाले से भर दिया।